सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50। नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले बहुमत को जनता द्वारा सरकार की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति का अनुमोदन करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश की जनता ने उनकी सरकार को तमाम कसौटियों पर कसने और पूरी तरह जांचने परखने के बाद समर्थन दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, देश ने 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने, हर तराजू पर तौलने के बाद और पूरी जांच परख के बाद दिया। उन्होंने कहा कि संतोष के साथ कह सकता हूं कि कठिनाइयों के बावजूद हम सही दिशा में आगे बढ़े। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक कथन का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किसी की लकीर छोटी करने में विश्वास नहीं करते और हम अपनी लकीर खींचने में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, आप इतने ऊपर चले गए कि आपको जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सोमवार को आरंभ हुई चर्चा मंगलवार तक चली। इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार को राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बांटने के लिए घेरा तथा नरेंद्र मोदी सरकार को नसीहत दी कि उसे सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 वर्षों में देश की राजनीति बदली और सियासत के फैमिली बिजनेस होने की आम धारणा को खत्म कर दिया। इस वजह से अब आम परिवारों के युवा भी राजनीति में आने के सपने देख सकते हैं। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है तथा वैज्ञानिक सोच को पीछे धकेला जा रहा है। कर्नाटक से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में नए भारत की बुनियाद रखी गई है तथा अर्थव्यवस्था साफ सुथरी और पारदर्शी हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आजादी के बाद पहली बार देश के लोगों को हिंदू संस्कृति पर गौरव का एहसास हुआ। भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी के कारण ही उनके जैसा मध्यम वर्ग का युवा लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच सका है। मोदी ने राजनीति बदल दी और उस पूरी धारणा को खत्म कर दिया कि राजनीति फैमिली बिजनेस है। द्रमुक के दयानिधि मारन ने तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए कावेरी नदी जल संबंधित मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नसीहत दी कि जिन राज्यों के लोगों ने वोट दिया और जिन राज्यों के लोगों ने वोट नहीं दिया उसे सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में देश में तेजी से बदलाव हो रहा है। न्यू इंडिया का सपना देश के 125 करोड़ लोगों की आंखों में देखा जा रहा है तथा आज किसी में दम नहीं है कि वह भारत को कोई आंख दिखाए। लोजपा के चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रही है। उन्होंने बिहार में इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं विकास के रास्ते में बाधक है और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश की नई सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। तेदेपा के जयदेव गल्ला ने कहा कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर हम राजग से अलग हुए थे। पिछले चुनाव में राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भाजपा और तेदेपा दोनों को सफलता नहीं मिली। सत्तारूढ़ राजग में शामिल आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने मांग की कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्यों को केंद्रीय सहायता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 50% जैविक खेती सुनिश्चित की जानी चाहिए और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाजपा की पूनम मदाम ने कहा कि हाल ही में चुनाव में जनता ने पहली बार जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा से परे हटकर मतदान किया। इस जनादेश को सभी को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर बनाने और अनुच्छेद 370 को हटाने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, जबकि इन्हीं मुद्दों पर भाजपा चुनाव जीत कर आई है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में सख्त कानून बनाने की मांग की। जाधव ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने की मांग की। केरल कांग्रेस एम के थॉमस
चजी कदन ने केरल के रबर उत्पादक किसानों का मुद्दा उठाया। चर्चा में भाग लेते हुए जहां भाजपा के राजदीप राय ने पूर्वोत्तर का मुद्दों को उठाया, वहीं अपने दल की अनुप्रिया पटेल ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की गठन की मांग उठाई। कांग्रेस की परनीत कौर ने पंजाब के मुद्दों को उठाया और केंद्र सरकार से राज्य को मदद की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है और वहां चुनाव कराए जाने चाहिए। भाजपा के एसपी सिंह बघेल ने कहा कि विपक्ष असहिष्णुता का आरोप लगाता है, लेकिन वह सबसे बड़े असहिष्णुता आपातकाल को भूल जाता है। बसपा के रितेश पांडे ने कहा कि इस सरकार में गाय के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कृषि विकास दर में 33% की कमी आई है, तो फिर किसानों की आय कैसे बढ़ गई। नेशनल पीपल्स पार्टी की अगाथा संगमा ने कहा कि सरकार को जल संरक्षण के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। भाजपा के तापेर गांव ने कहा कि इस सरकार में पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भगवान का रूप देखते हैं। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि आखिर सत्तारूढ़ पार्टी के लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं। भाजपा के जेंगयांग शेरिंग नामगयाल ने कहा कि पहले की सरकारों ने लद्दाख की उपेक्षा की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र के अवसरों को पहचाना और विकास कार्य शुरू करवाए। निर्दलीय मोहन भाई डेलकर और कई अन्य सदस्यों ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखे। और अब खबर समाचार राज्यसभा से। राज्यसभा ने आज अपने एक वर्तमान सदस्य मदन लाल सैनी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने दिवंगत सदस्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सदस्यों ने इस अवसर पर 1 मिनट का मौन रखा और फिर सदन की बैठक भोजनावकाश से पूर्व के समय तक स्थगित कर दी। सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने आज सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही सैनी के निधन का समाचार दिया। सभापति ने अपने एक शोक प्रस्ताव में राज्यसभा की कार्यवाहियों में सैनी के योगदान की सराहना की। सैनी को उन्होंने एक योग्य सांसद और कर्मठ नेता बताया। सभापति नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि सदन में आज कामकाज की व्यवस्था के मद्देनजर बैठक को आधे दिन के लिए स्थगित किया गया। इस बारे में सदन में सभी दलों के सदस्यों की सहमति पर ही यह निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि सैनी भाजपा से जुड़े हुए थे और वे भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भी थे। सदन में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे दिन भी चर्चा हुई, जो आज अधूरी रही। चर्चा में भाग लेने वाले भाजपा सदस्यों का कथन था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्राप्त करना ही उनकी सरकार का मूल मंत्र है, जबकि विपक्षी सदस्यों का आक्षेप था कि ये सरकार दबाव में है और लोगों पर अपना अनावश्यक प्रभाव जमाना चाहती है। भाजपा के विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा की भारी विजय के साथ मोदी मैजिक या कोई करिश्मा नहीं, बल्कि जनता के प्रति सच्ची निष्ठा और लोगों को एकजुट बनाने का संकल्प है। सहस्त्रबुद्धे ने सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों को आड़े हाथे लेते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों को विभाजित कर शासन करना चाहते हैं। मोदी सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि पूरे विश्व में भारत ने अपना नेतृत्व साबित किया है। कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह का आरोप था कि मौजूदा सरकार देश में सांप्रदायिक घटनाओं को भड़काने का काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सरकार स्वयं को मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों की हिमायती बताती है, लेकिन इसे अल्पसंख्यकों का सहयोग प्राप्त होने वाला नहीं। देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। बेरोजगारी की समस्या हल करने में सरकार की विफलता बताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी मौजूदा सरकार के बीते 5 सालों में। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाओं की चर्चा की। उनका आरोप था कि पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति केंद्र का उदासीन रवैया है। हाल के चुनाव के दौरान भी इसी तरह का रवैया अपनाया गया। चुनाव सुधारों के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। टीआरएस के सदस्य डॉक्टर के केशव राव की शिकायत थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक सुधारों के बारे में कुछ नहीं किया गया है। उनका आरोप था कि इस सरकार के पिछले 5 सालों के कार्यकाल में कृषि, खनन, बिजली तथा औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट आई है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक को संसद में इसी सत्र में लाने की मांग की। शिवसेना के संजय राउत ने घोषणा की कि निश्चय ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा।
इसके साथ ही राउत ने कहा कि संविधान में धारा 370 को खत्म करना भी मोदी सरकार का संकल्प है। उनका विचार था कि इस धारा का बना रहना अन्य राज्यों के साथ भेदभाव करना होगा। राउत ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि देश को गांधी भी चाहिए और सावरकर भी। उनका आक्षेप था कि कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया, इसलिए चुनावों में उनकी पराजय हुई। एनसीपी के सदस्य माजिद मेमन का आरोप था कि मौजूदा सरकार के पिछले कार्यकाल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई और सरकार इन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल रही। भाजपा का कहना था कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देश का नेतृत्व करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के पीएल पुनिया का आक्षेप था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के विकास में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य डी राजा ने भी आर्थिक क्षेत्र में सरकार की विफलता बताई। भाजपा के कैलाश सोनी ने मोदी सरकार के कार्यों की सराहना की। सदन में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उस समय कुछ देर तक गर्मागर्मी का वातावरण बन गया, जब विपक्षी सदस्यों ने वक्ता सदस्यों को भाषण करने के लिए निर्धारित समय से कुछ अधिक समय देने की पेशकश की। सत्ता और विपक्षी सदस्यों के बीच ये विवाद उस समय खड़ा हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा का भाषण चल रहा था। इसके साथ ही संसद समाचार का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। इंग्लैंड के मैदान पर महामुकाबला, क्रिकेट के धुरंधर होंगे आमने सामने। सबसे बड़े खिताब के लिए लड़ेंगे 10 देशों के कप्तान। कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड, कौन बनाएगा इतिहास? देखिए लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट रोजाना सुबह 9:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी न्यूज पर। Good evening and welcome to Parliament News. I'm Amritpal Singh. First, let's take a look at news from the People's House of the Lok Sabha. The Lok Sabha today passed the motion of thanks to the President's address with a voice vote. Replying to the debate, Prime Minister Narendra Modi exhorted members of all parties to rise above politics to build together a modern India. Taking an aim at the Congress, Modi said that the party never recognized efforts of anyone, including their own leaders like P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh, but only the members from the Gandhi-Nehru family. In his speech, Prime Minister Modi said that the Congress never spoke about the good work of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. His government feels differently and they think that each and every citizen has worked for India's progress. He said, and I quote, did they ever speak about the good work of Narasimha Rao ji in this Lok Sabha debate? The same people did not even speak of Manmohan ji, unquote.
Modi also reminded the Congress of emergency, saying it's a blot on democracy that will never fade. In his first address to Parliament after being voted to power, Modi also stressed on the need to move together to fulfill the dream of a strong, safe, developed and inclusive nation. The Prime Minister said that the NDA was given a chance to rule in 2014 as people thought it was a way of escaping from the UPA regime. We have to move together to fulfill the dream of a strong, safe, developed and inclusive nation. He also highlighted the efforts of his government to fulfill the people's aspirations during the first 3 weeks after assuming power. Earlier, starting the debate on Tuesday, DMK's Dayanidhi Maran launched a blistering attack on Tamil Nadu government, calling it most corrupt. Maran asked the BJP to introspect as to why the people of Tamil Nadu rejected it during the recent Lok Sabha polls and said the Saffron party's strength lies in the opposition's weakness. His sharp condemnation of the AIADMK, which has only one member in the House, drew protests from the BJP members who quoted rules to claim that Maran cannot use offensive words against a state government or raise such an issue while speaking on the President's address. While Maran retorted, saying that it is the duty of master to take care of the slaves, a jibe at the BJP's alliance with the AIADMK, Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal objected to his remarks. Referring to the serious water crisis in the state, especially in its capital Chennai, he said that the state government remained complacent and did nothing to address the impending crisis. President Ramnath Kovind spoke against corruption in his address, Maran said, alleging that Tamil Nadu has the most corrupt government. A Telugu Desam party member in Lok Sabha came down heavily on the BJP, saying it was breaking the TDP by resorting to coercive politics and weaponizing institutions. 4 of the 6 TDP members in Rajya Sabha had recently joined the BJP. The BJP is a party and drove out 4 of our Rajya Sabha MPs by resorting to coercive politics and weaponizing institutions, Jaydev Gala said, participating in the debate. He said Prime Minister Narendra Modi was using slogans like Sabka Saath, but on the ground and in Parliament and in state assemblies, the reality was different. BJP member Dilip Ghosh accused Mamata Banerjee government on West Bengal of trying to create West Bangladesh by allowing infiltrators from Bangladesh to settle in West Bengal. The TMC, however, claimed that the National Register for the Citizens, or the NRC, and the Citizenship Amendment Bill were aimed at deliberately targeting the minority community. Dilip Ghosh said the law and order situation in the state is in complete shambles and democracy in doldrums. The West Bengal Chief Minister is very interested to become Prime Minister, and she is trying to combine Bengal and Bangladesh and create West Bangladesh, she said. There is a conspiracy going on to separate Bengal from India, Ghosh claimed. The first time BJP MP from West Bengal said that there is nothing political about Jai Shri Ram slogan of the BJP, since it was Lord Ram who taught justice, law and order, which is required in the state. The BJP won 18 out of the total 42 parliamentary seats in the TMC stronghold West Bengal. In the 2019 Lok Sabha poll, Mahua Moitra of the TMC accused the BJP of spearheading fear across the country since 2014 and politicizing the issue of disputed land in Ayodhya. She alleged that the BJP is mixing religion with citizenship. The rough National Register for Citizens and the Citizenship Amendment Bill, only one community is being targeted, Moitra said, adding that even school textbooks are being changed to indoctrinate students. Holding that the constitution was under threat, Mahua Moitra said that there were signs everywhere that the country was being torn apart. BJP member Nishikant Dubey objected to Moitra's reference to 2.77 acre land and the NRC in her speech, saying that the two issues are pending before the Supreme Court. To this, TMC leader Saugata Roy attacked Dubey, saying that his objections are bogus and that has been put up by the government to obstruct opposition, and he is using the Green Book. That's the Lok Sabha rule book, without understanding to impede opposition speech. In his defense, Dubey said that Roy had become so blind in defending Mamata Banerjee that he cannot even read Lok Sabha rules. BJP's Hema Malini heaped praise on the Modi government for its several policies to empower women and improve cleanliness in the country. Another BJP MP, Tejasvi Surya, said that the government had brought a structural transformation in the country by cleaning up the economy. PC Mohan, a Karnataka MP, highlighted the issues of pollution and traffic pertaining to his constituency. He asked the centre to make efforts to bring suburban railway network to Bengaluru. Lok Jan Shakti Party's Chirag Paswan lauded for his concept of New India and attacked the opposition for mocking the idea. Anupriya Patel of the Apna Dal pushed for reservation in judicial services.
She said despite reservation, the SC, ST and OBCs are not adequately represented in the executive and hence sought a special recruitment drive. Well, that's what transpired in the Lok Sabha, and let's now take a look at what happened in the upper house or the Rajya Sabha. Rajya Sabha members today paid obituary references to BJP senior leader and sitting MP Madan Lal Saini, who passed away at the All India Institute of Medical Sciences in the national capital on Monday. 75-year-old Saini was the president of the Rajasthan unit of BJP. Saini was elected to Rajya Sabha in April 2018. As the House met for the day, Chairman M. Venkaiah Naidu mentioned the passing away of Saini and read out an obituary reference. Members thereafter stood up in silence as a mark of respect to the departed soul. After paying tributes to Saini, the upper house was adjourned till 2 p.m. as a mark of respect to the departed soul. The House is scheduled to proceed with the debate on the motion of thanks to the President's address. Well, generally the House gets adjourned for the day in case of a sitting MP, if the sitting MP passes away. However, this time the House was not adjourned for the day, as the debate on the motion of thanks had to be concluded by the end of the day, so that Prime Minister Narendra Modi could reply to it on Wednesday before embarking on his foreign visit. BJP MP Vinay Saharsha Budhe listed the government's initiatives taken in different sectors and dismissed the opposition questioning of NDA schemes like Beti Bachao, Beti Padhao. He said under Prime Minister Modi's leadership, India is registering its new identity across the world. Mr. Sahasra Budhe also highlighted the government's diplomatic success, claiming that development diplomacy has been started by the present regime, through which the country is making marks on the global forum. On the other hand, Digvijay Singh of the Congress questioned Modi's slogan "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas," alleging that the seeds of communalism are being sown in the country. He said there was no mention of unemployment in the president's speech. He also raised doubts on talk of making India a $5 trillion economy by 2024. Vinay Saharsa Budhe of the BJP attacked the opposition parties, saying that the divide and rule policy would not work anymore. He said that the government is taking care of all sections of society, including the Dalits and the minorities. TMC leader Derek O'Brien urged the members of the House to collectively work to remove malnutrition and unemployment and improving the Human Development Index. He questioned the government on the issue of women empowerment and asked it to bring the Women Reservation Bill in this session of Parliament. K. Keshav Rao, the Telangana Rashtra Samiti, pointed out the development in all accounts is slowed down in the country. He urged the government to bring in the Women Reservation Bill and pass it to give them due representation. Sanjay Raut of the Shiv Sena asked the government to review the existing election proceedings before going for one nation, one election. He also said that under Narendra Modi leadership, Ram Mandir will be built. Mazad Menon of the NCP questioned the government on the recent incident of beating of a youth in Jharkhand. He said there is a need to build trust among the minorities in the country. Intervening in the debate, the MOS for Road Transport, Mansukhlal Mandavia, reiterated the commitment of the government for Sabka Saath, Sabka Vikas. The NDA is working for overall development of the country. He attacked the opposition for questioning the Gujarat model of governance, saying that the country has accepted it. It's being implemented across the country now. Well, that's what happened in both houses of Parliament today. That's it from me. Thanks for watching. Namaskar.